गुड मॉर्निंग। आई होप सब अच्छे होंगे और अभी तक की मेरी वीडियो समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आती है तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 के 2nd चैप्टर में आ गए हैं। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू से, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आइए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। यानी कि विभिन्न स्थलाकृति कहने का मतलब कि यहाँ का पहाड़, पठार, नदी, तालाब, झील, झरने सारे चीज़ें हैं, इसलिए इसको विभिन्न स्थलाकृतियों वाला कहता है। क्या आप जानते हैं किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ से बहुत दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों, घाटियों और भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप। यानी कि इन सारे चीज़ों को हम डिस्क्राइब करेंगे। पर्वत किसे कहते हैं, मैदान किसे कहते हैं, मरुस्थल किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं और द्वीप समूह किसे कहते हैं। अब आते हैं हम लोग। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाते हैं। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृति हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पर अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटी और तेज बहने वाली नदियां हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले हम चाहते हैं कि आप इस चित्र 2.1 में हिमालय का जो भाई पिक्चर दिए गए, इसमें कौन कौन से झील हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ के एक बार क्लियर कर लेते हैं। सबसे उत्तरी हिमालय की जो सबसे उत्तरी ग्रंथि है वो पामीर की ग्रंथि है। पामीर का पठार है सबसे उत्तरी पहाड़ जो सटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब देख लेते हैं कुनलुन श्रेणी है, हिंदू कुश है जो कि इंडिया में नहीं है। सुलेमान श्रेणी ये भी इंडिया में नहीं है, इंडिया में। फिर इसके बाद से देख सकते हैं सुलेमान श्रेणी के बारे में पूछता है, ये कहाँ पे, पाकिस्तान में है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे सिंधु नदी दिया है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। झेलम, रावी और सतलज। तो इसको एक क्रम में सजाइए। सबसे पहले झेलम है, रावी है, फिर सतलज है, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक। और ये तीनों नदियाँ मिलकर कच्छ के रन में गिर जाती है। सिंधु नदी, ये तीनों चारों नदियाँ जब मिलती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कच्छ का रन जो है, कच्छ के रन से होते हुए अरब सागर में गिरती है। यानी अगर पूछे कि कोई कि चारों नदियाँ कहाँ गिरती है तो सिंधु नदी का पानी अरब सागर में गिर जाती है। अब आते हैं राका माशा पर्वत, देख सकते हैं। असिल बर्रा, काराकोरम कहाँ पे है, ये आपको लद्दाख में है, देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में है कि लद्दाख, कश्मीर लद्दाख अब अलग अलग हो गए हैं, तो अब देख सकते काराकोरम है। काराकोरम दर्रा कहाँ पे है, लद्दाख श्रेणी लद्दाख में है। जास्कर श्रेणी है, नंगा पर्वत है, जजिला दर्रा है। शिवालिक श्रेणी, देखिए शिवालिक श्रेणी जो है ये दिया गया है, ये शिवालिक श्रेणी हो गया। फिर बारालाचा दर्रा उत्तराखंड में है। फिर शिवकिल्ला दर्रा है, मानसरोवर झील है, नंदा देवी पर्वत है, अन्नपूर्णा है, एवरेस्ट पर्वत देख सकते हैं यहाँ पे, कंचनजंगा है, बुमला है, डाफला है, नामचा बरुआ जो सबसे, इसकी ऊंचाई 7576 है। एवरेस्ट पर्वत सबसे ऊंची पर्वत है, कंचनजंगा है, तिब्बत। ये सारे छोटे छोटे पठार के बारे में बताएंगे, आप इन्हें एकदम से याद कर लीजिएगा। ये सबसे पूछते जगह के पूछते हैं कि ये सारे जो पहाड़ और पठार है ये कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कुछ नदियों के नाम दिया गया। ये चंबल नदी है जो
गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। यमुना है, गंगा नदी है, घाघर नदी है, गंडक नदी जो बिहार में, घग्गर नदी भी बिहार में, सोन नदी भी बिहार में आके मिलती है, कोशी है। यह सारी नदियाँ जो इसकी गंगा की सहायक नदी है और ये सारी आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। गारो कैसी जानता, ब्रह्मपुत्र नदी, सांगपो नदी, चीन ब्रह्मपुत्र नदी को ही चीन में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं और ये जब हमारे इंडिया में आते थे इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानने लगते हैं। ये खासी जारो जयंतियाँ नागा श्रेणी है, पटकाई भूमि है, मिजोरम में मिजोरम श्रेणी है, नागालैंड में नागा है, उत्तराखंड में पटकाई है। ये छोटी छोटी नदियाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको मैप में इतनी डिटेल से दिखाई गई है। ये एनसीईआरटी के अलावा किसी और भी नहीं है, इसलिए आप इस पर ज़्यादा फोकस होकर इसको सारी चीज़ों को पढ़ ले कि सहायक नदियाँ कौन है, किधर से आ रही है, किधर जा रही है, किधर गिर रही है, उसको फिर मुहाना कहाँ पे बन रही है, दो नदियों के मिलन कहाँ पे है, किस राज्य में है। ये आप जब इंडिया के मैप के एक एक स्टेट को जानिएगा तो खुद पता चल जाएगा कि इसकी दूरी कहाँ से कहाँ तक है और इसमें कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं या फिर कौन कौन से दर्रे हैं या कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ से होते हुए ये सारी जाती है। अब आते हैं हम लोग उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बना है, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। भौगोलिक वितरण जो है के बारे में पढ़ते हैं। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये भी आपको के एग्जाम मेंस के एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बन जाता है कि भारत की भौगोलिक जो वितरण है वह 6 प्रकार के हैं। पहला हो गया हिमालय पर्वत, दूसरा उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो सबसे पहले हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। भारत की जो भूगर्भीय उत्तरी सीमा में जो भी हिमालय है उसकी बनावट के दृष्टिकोण से कैसा पर्वत है, वलित पर्वत। ये एग्जाम में पूछ सकता है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। आप पीछे के मैप में देख सकते हैं कि ये जो पहाड़े हैं ये यहाँ पे सिंधु नदी को आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ से सिंधु नदी होते हुए और ये जो भी ये दर्रे आ रही हैं, पहाड़ पठार, ये ब्रह्मपुत्र यहाँ तक ये फैली हुई है, ठीक है। उसके बाद फैली हुई है सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैले। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी और यह अत्यधिक असम अवरोधों में से है। इसकी लंबाई विश्व की सबसे ऊंची पर्वत हिमालय पर्वत श्रेणी है और इसकी ऊंचाई 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। अर्धवृत्त की हम कह सकते हैं ये आपका अर्धवृत्त हुआ का निर्माण करती है, ठीक है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती है, ठीक है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं,
ठीक है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय जो बताया गया है, हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे उत्तरी जो है ये मेरा आंतरिक हिमालय हो जाता है ये। फिर उसके बाद आते हैं हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर। सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ये नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8,848 है। उसके बाद कंचनजंगा है, मकालू है, धौलावीरा है, ये भी नेपाल में है। नंगा पर्वत जो कि भारत में हम लोग मैप में देख चुके हैं। अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में है। नंदा देवी ये भी भारत में। कामेट ये भारत में। नामचा बरुआ, गरुड़ा, मंदाता ये भी नेपाल में है। भारत हिमालय की वलय प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है आपका, महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम लिखिए। भारत के उन राज्यों के नाम बताएं जहाँ पर ये ऊंचे हिमालय शिखर स्थित है। यानी कि महान हिमालय में कौन कौन सी हिमालय पाई जाती है, इसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे। आप उसमें जाके वो देख सकते हैं, जिससे कि आपको खोजने में और ढूंढने में कठिनाई नहीं होगी। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है। ठीक है, हिमाद्री और एवं हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जाने जाते हैं। हिमाद्री को हिमालय जो कि सबसे अधिक असम में है एवं हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से ये जाने जाते हैं। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है तथा औसत ऊंचाई 400 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला, धौलाधार तथा महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय में कांगड़ा तथा कुल्लू की घाटियां हैं। हिमालय में इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है। इन कश्मीर जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों के नगरों से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एटलस में मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति को देखना है। मसूरी जो कि उत्तराखंड में है, नैनीताल भी उधर है और रानीखेत भी उधर ही पड़ता है। तो इसके बारे में भी हम उसी मैप में बताएंगे, आप इसे देख लीजिएगा। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शिवालिक है, ये जास्कर है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी जिसकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखला उत्तर में स्थित कुछ मुख्य हिमालयों की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबोदर घाटी को दून घाटी के नाम से जाना जाता है। अब बताइए, निम्न घाटी तथा शिवालिक के बीच, निम्न घाटी और शिवालिक में दिखा देते हैं। ये बीच वाला जो है ना, ये शिवालिक हो गया और ये निम्न हो गया। इन दोनों के बीच का जो भाग होता है उसे दून घाटी के नाम से जानते हैं। तो जितने भी जिसे प्रसिद्ध दून घाटी, देहरादून, कुछ प्रसिद्ध दून, कोटली दून, पाटली दून, ये कुछ प्रसिद्ध नाम हैं, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, कुछ इसके बारे में डिटेल्स बताया गया है, इसे हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं काराकोरम कहाँ है, केटू कहाँ पे है। केटू जो है वो आपका कश्मीर में है। लद्दाख, जास्कर श्रेणी, कैलाश पर्वत, इस पर भगवान शिव विराजमान है, ये आपको नेपाल में है। हिमालय शिवालिक श्रेणी, हिमालय भी देख सकते हैं हम। अब आते हैं सांगपो नदी, या ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। गाड़ी खासो, जयंतिया, सुलेमान भी देख लीजिए। भारतीय मरुस्थल हम लोग कितने पढ़े हैं,
5 6 टाइप्स पड़े हैं ना। भारत को कितने भागों में बांटा गया? तो काराकोरम ये पहाड़ी क्षेत्र वाला हो गया, दूसरा मैदानी क्षेत्र, तीसरा ढक्कन का पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा आपको घाट यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, छठा आपको द्वीप। ये 6 है जिन्हें हमें 6 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया पर्वत या पठार हिमालयी क्षेत्र जिसको भी कह सकते हैं, दूसरा मरुस्थल हो गया, तीसरा मैदानी क्षेत्र हो गया, चौथा हमको दक्कन का पठार हुआ, पांचवा घाट हो गया पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट 2 है, छठा हम लोग का द्वीप हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मालवा का पठार कहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश में, विंध्य श्रेणी ये भी मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा है। तो अब पूछ सकता है क्वेश्चन कि विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी जाती है? नर्मदा नदी है। नर्मदा, माही तथा ताप्ती ये तीनों अरब सागर में गिरती है। दक्कन का पठार कहाँ पे आप देख सकते हैं? छत्तीसगढ़। पूर्वी घाट ये उत्तरी सरकार है, उत्तरी सरकार है, महेंद्रगिरी यहीं पे है। कोरोमंडल तट किधर है? तो ये आपका मैप, इंडिया के मैप में का जो दक्षिण पूर्वी भाग है इसको कोरोमंडल कहा जाता है। कोरोमंडल से ऊपर उत्तरी सरकार है। महानदी ये आपको की खाड़ी में गिरती है। अन्नामलई देख सकते हैं। पश्चिमी घाट, मलाबार तट भी थे। कोंकण कहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। कृष्णा नदी कहाँ पे गिरती है? गोदावरी नदी कहाँ पे है, या फिर देख सकते हैं किन के राज्यों से होकर आती है। गिर श्रेणी भी आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है। ये छोटी छोटी चीज़ें की जानकारी जब आपको यहाँ से मिल जाएगी तब अब बड़े मैप में आसानी होती है इन सब चीज़ों को समझने और जानने के लिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है सारी चीज़ें नहीं दी रहती है, जिससे कि हमको मैप समझने में काफ़ी कठिन लगता है। अब आते हैं हम लोग इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम में पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों के सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, सतलुज और सिंधु नदी जो कि हम लोग मैप में देखें, फिर से एक बार हम देखें सतलुज और सिंधु नदी के बीच मैं दिखा देती हूँ। सतलज और सिंधु नदी के बीच का जो भाग है वो पेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूरब तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियों नेपाल हिमालय का तथा तीस्ता एवं दिहांग नदियाँ असम हिमालय के नाम से जानी जाती है। यानी कि जिस राज्यों में उन राज्यों के नाम से जानी जाती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है और दिहांग महाखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक मोड़ रेखा बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला। इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पूर्वांचल कहने में पूर्व में जितनी भी पहाड़ियाँ हैं या हिमालय हैं उनको पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो औषधि शैल से बनी है। यह घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में कौन कौन सी है? तो पूर्वांचल में पटकाई है, नागा है, मिजो है और मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं। पटकाई नागालैंड में, मिजो मिजोरम में है, मणिपुर पहाड़ियाँ मणिपुर में है। अब आते हैं हम लोग उत्तरी मैदान के बारे में। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये किस मिट्टी से बना हुआ है। लाखों वर्षों में हिमालयन
कि गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। यानी कि हिमालय इन नदियों से मैदान मृदा से बना हुआ है। देखिए, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र एवं इसकी जो सहायक नदियाँ जो कि मैप में हम लोग पढ़े हैं, इन्हीं से ये मैदान का निर्माण हुआ है। तो यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जैसे कि कहते हैं लाखों वर्ष में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन को द्रोणी से भी कहते हैं, जलोढ़ों का निक्षेप हुआ। अब निक्षेप किसे कहते हैं इसके बारे में भी हम बताएंगे। जिससे यह उपजाऊ मैदान का निर्माण, इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान 2400 मीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगे रहते हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र करके हो जाने के कारण बहुत सारी बाधाओं में बढ़ जाती है और इन धाराओं को वितरिका कहते हैं। वितरिका किसे कहते हैं इसके लिए भी हमें एक मैप में बता देते हैं या फिर हम समझाते हैं। जैसे कि ये नदी जा रही है, ठीक है, और ये नदी जा रही है तो मान लीजिए यहाँ पे कोई मैदान हो गया, यहाँ पे मैदान हो गया, तो ये इधर से भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है और इसको भी चीर के जाता है। ये जब मैदान का भाग ऊंचा हो गया तो यहाँ पे तो जा नहीं पाएगी, यहाँ पे नहीं। तो ये जो टेढ़ी टाढ़ी जा रही है यही वितरिकाएँ कहलाती है। दोआब किसे कहते हैं? यहाँ पे है दो नदियों के बीच का भाग है। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना, दो तथा आब यानी पानी। इसी प्रकार पंजाब में भी दो शब्दों से, पंच का अर्थ है पाँच और आब का अर्थ है पानी। पानी है। यह नदियाँ कहाँ पे हैं? वो पंजाब में है, ठीक है। उत्तरी मैदान के मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान को बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदान की व्याख्या समानतः इसके उच्चों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है और इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकल जाती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्रों का निर्माण करते हैं, जिसे तराई कहते हैं, ठीक है। यह वन प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क है। ये दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है वहीं पे उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना। ये नदियों के जल वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिकाएं जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में कंकर कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इन लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते रहते हैं तथा गहन कृषि के लिए सबसे आदर्श होते हैं। गहन कृषि के लिए सबसे आदर्श भाग जो होते हैं वह गंगा
के मैदानों का गंगा मैदानों के भाग होते हैं। अब आते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल होता है। जैसे कि ये आपका हो गया, ये पहाड़ हो गया, और ये जो पहाड़ के पास जो छोटे छोटे इस तरह से बॉक्स, इस तरह से इस शेप में जो रहते हैं, ये पठार होते हैं। ठीक है, मेज आकृति वाला जो होते हैं मतलब पहाड़ और पठार में अंतर पता चल गया। पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना था। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है तथा इसी कारण यह प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां। इस पठार के दो मुख्य भाग मध्य भूमि, उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा तथा उत्तर में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र के बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है और इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस प्रकार के पूर्वी विस्तार के स्थानीय बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। यह स्थानीय नाम बघेलखंड और बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी अपवाई छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस प्रकार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उच्च कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये एक वन लाइनर क्वेश्चन जो बन रहे हैं, आप इसे कॉपी में नोट डाउन करते चले, जिससे कि आपको एग्जाम व्यू में ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटे नागपुर के पठार से अलग हो गए थे। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतिया, ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी घाट स्थित है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर, यानी पूर्व में हमने पहले ही दिखाया पूर्वी घाट और दक्षिण में दक्षिण घाट। इस तरह से मैप में जो दिया गया है आप देख सकते हैं एक बार पीछे के मैप में। वे सततः है कि तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट की स्थिति को ज्ञात करें। वह सारे घाट उधर ही हैं। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे, यानी कि पश्चिमी घाट जो है वो ऊंचा है और पूर्वी घाट है वो पूर्वी घाट थोड़ा सा कम ऊंचा है। घाट 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। ठीक है, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी के दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यह अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट के विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई और उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे जैसे अनाईमुड़ी तथा डोडाबेटा, और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी। ये सारे मैप में मैंने इंडिकेशन करके बताया, छोटे छोटे हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार के बीपीएससी में एनसीईआरटी से हर एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए एक छोटे छोटे चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवाई तथा जावेरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं।
मंगलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है तथा कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों में स्थित मानचित्र में ज्ञात प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है जिसे डक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन है जिन्हें काली मृदा का निर्माण हुआ। काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ यहाँ देख सकते। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक तथा दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व में फैली हुई है। अब आते हैं हम लोग भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 1500 किलोमीटर से भी कम वर्षा होती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय जो मरुस्थल ये जो क्षेत्र है उसमें प्रतिवर्ष वर्षा की औसत वर्षा कैसे होती है, तो 150 मिमी से भी कम होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में भी कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। केवल लुनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। लुनी नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। वर्कान अर्धचंद्राकार बालू का टीला इस विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएंगे, ये भी राजस्थान है, जो बरकान के समूह देख सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित यह संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग में कोंकण जो मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस मैदान के कौन से मैदान? तटीय मैदान के 3 भाग हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार जो विस्तृत मैदान है, बंगाल की खाड़ी साथ जो विस्तृत मैदान चौड़ा है, जो उसको उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। जो भी मैदानी भाग है, पूरब के मैदानी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिण के भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जानता है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करते हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा में स्थित है। यानी चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है और ये भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब आते हैं द्वीप समूह में। आप पहले देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं? हाँ, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह केरल के मारवाड़ तट के पास स्थित और एक लक्षद्वीप है स्थित। लक्षद्वीप को ज्ञात कीजिए, यानी कि मैप में देखना है। आगे के मैप में हम लोग जब इसके डिस्कशन करेंगे सिर्फ मैप का, तो इसमें हम लोग देख लेंगे, या पीछे भी आप देख सकते हैं। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बने है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता। लक्षद्वीप को पहले किन किन नामों से जाना जाता था? लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कवारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला को ध्यान दीजिए। यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। इस द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया।
उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप हमेशा देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन द्वीपों में पाए जाने वाले पादप जंतुओं का बहुत अधिक विविधता है। यह द्वीप विश्ववृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो हमेशा सक्रिय रहता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तार वितरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश के प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार इससे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्ययन और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। अब हम लोग का कुछ क्वेश्चन है जिसे आइए हम लोग देख लेते हैं। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो प्रायद्वीपीय, इसीलिए भारत को प्रायद्वीपीय कहा जाता है। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा रहता है इसलिए भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का पूर्वी भाग में संयुक्त नाम, पूर्व में जो भी पर्वत हैं उनको पूर्वांचल नाम से जाना जाता है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय कोंकण है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है जो कि हम लोग मैप में देख चुके हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप को उत्तर दीजिए। भाबर क्या है? हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ी में कौन सा पठार स्थित है? भारत के उन द्वीपों के नाम जो अलविति हैं। यह सारे क्वेश्चन का आंसर आगे हम लोग देंगे जिसमें आप लोग को मिल जाएगा। अभी हम लोग देखें भाबर किसे कहते हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा लॉन्ग है इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता ही देती हूँ। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टियों में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसी भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर की पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। पहला सेकेंड वाला जो है उसका आंसर है महान हिमालय, आंतरिक हिमालय और शिवालिक है। अरावली और तीसरा है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? वो मालवा का पठार स्थित है। भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। उसका आंसर हो गया लक्षद्वीप और मिनिकॉय। निम्नलिखित में अंतर बांगर और खादर। बांगर में जो होती है उसमें कंक्रीट पत्थर होते हैं ज़्यादा, और जो खादर भूमि जो होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है हमारे खेती करने के लिए। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट भारत के दक्षिण पूर्वी भागों में स्थित है और पश्चिमी घाट जो है वो भारत के दक्षिण पश्चिम भागों में स्थित है। भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्च लक्षणों में क्या अंतर है? इसका आंसर हम लोग दे रहे हैं भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। उसके बाद है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां दें। मध्य हिमालय, मध्य उच्च भूमि, भारत के द्वीप समूह। इन सारी का आंसर हम आपको देंगे। देखिए यहाँ पे इन सारे भी जो चैप्टर पर है इसके सारे शॉर्ट नोट्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे देखना नहीं भूलिएगा और पढ़ना भी। आइए तो हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। भारत में हर
हर प्रकार की भू आकृति पर, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की शैल का मतलब पहाड़ ही होता है, पाई जाती है, जिसमें कुछ संगमरमर की तरह कठोर है, जिसका निर्माण ताजमहल के लिए हुआ है। कुछ शैलखड़ी की तरह मिला है, जिसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। भारत में मृदा में के रंगों में भी विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार के शैलों से बनी होती है। मिट्टी का निर्माण किससे होता है? पत्थरों से। भारत का निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ। इसमें कुछ उच्चावचों से प्रभावित है। पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी 7 बड़ी तथा कुछ प्लेटों से बनी है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीप शैलों में दबाव उत्पन्न होता है, जिसके परिणामवलन भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। गोंडवाना भूमि, जिसे प्रायद्वीपीय भाग, ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तर में अंगार में भारत की पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली। ये पे टिक क्वेश्चन बन सकता है। विश्व हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। हिमालय पर्वत 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अद्भुत अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर, लेकिन अरुणाचल प्रदेश इसकी ऊंचाई कम है और कश्मीर इस समय ऊंचाई वह थोड़ी कम है। हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। श्रृंखलाओं के बीच कुछ बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान आंतरिक या हिमाद्री कहते हैं, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक शिखर होते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल के नाम से जानी जाती है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है तथा औसत चौड़ाई 500 किलोमीटर है। पीर पंजाब श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसकी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। इस क्षेत्र की पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच की लंबवत घाटी को दून घाटी के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध है देहरादून, कोलीदून और पाटलीपुत्र। सतलुज तथा सिंधु के बीच हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भागों को माऊ हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती है। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। यह जलोढ़ मृदा से बना है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मजूली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जहाँ लोगों का निवास है। दोआब, 2 नदियों के बीच का भाग जो होता है उसे दोआब कहते हैं। 2 शब्दों से मिलकर, दो और आब का मतलब था पानी। पंजाब 2 शब्दों से मिलकर पंज का अर्थ है 5 तथा आप का अर्थ है पानी, यानी 5 नदियों का शहर पंजाब भी कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज हिमालय से निकलती है। सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भावर के नाम से, जो अब भावर में लोग पीछे के क्वेश्चन में पूछा। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे डक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से, इसके लिए इसके शैल आग्नेय है। भारतीय मरुस्थल क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी लूनी नदी है। ये कहाँ पे है? राजस्थान में। भारत की तटीय मैदान पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग के विस्तार को कोरोमंडल। उत्तरी भाग में स्थित उत्तरी सरकार
और दक्षिणी भाग में स्थित कोरोमंडल के नाम से। भारत की बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी स्टेट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील भारत के सबसे खारी यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वाला जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसे बैरन द्वीप पर स्थित है। प्रवाल 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय। प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी जो समूह में रहते हैं। इसका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। द्वीप ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप स्थित सु आकार वाले रोधिका। हमारे देश में किस प्रकार की भू आकृति है? हमारे देश में हर प्रकार की भूआकृति, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल और द्वीप समूह। भारत का निर्माण किस अन्य भूभागीय निर्माणों तथा संशोधनों द्वारा हुआ? भारत के निर्माण अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण जैसे भूभागीय निर्माणों तथा संशोधनों द्वारा हुआ है। विश्व की अधिकतर ज्वालामुखी एंड भू संभावित क्षेत्र किनके किनारों पर स्थित है? प्लेटो के किनारे पर स्थित। गोंडवाना भूमि किसका एक हिस्सा है? गोंडवाना भूमि सबसे प्राचीन भूभाग का एक हिस्सा है। टेथिस सागर का निर्माण कैसे हुआ? भारत ऑस्ट्रेलिया के प्लेटो गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा में प्रवाहित के परिणाम स्वरूपीय प्लेटो अपने से अधिक विश्वास प्लेटें यूरेशियन प्लेटों से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भू अभिनीति के अवसादी चट्टानों वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया के पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण कैसे हुआ? टेथिस सागर के रूप में ऊपर तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारों के नीचे धंसने के कारण परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। भूभाग वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत कैसा है? भूभाग वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। भारत की भौगोलिक आकृतियों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? पहला हिमालय, उसके बाद उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। कौन कौन सा हो गया? फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी? हिमालय। भारत की उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं? इसके सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को आंतरिक हिमालय महान या आंतरिक या हिमाद्री कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत हिमालय और ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। असम में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल। प्रश्न, हिमाचल की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? शिवालिक। कुछ प्रसिद्ध दूनों का नाम देहरादून, पातलीदून। सतलुज तक काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भूभाग को किस नाम से जाता है? कुमाऊं। पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ियाँ? पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर। उत्तरी मैदान के 3 प्रमुख नदी प्रणालियों के नाम बताएं? सिंधु और गंगा। उत्तरी मैदान कौन सी मृदा से जलोढ़? उत्तरी मैदान कितना किलोमीटर लंबा और कितना किलोमीटर चौड़ा है? 2400 किलोमीटर लंबा और 2400 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करें। भारतीय मैदान 3 प्रमुख प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से मिलकर बने हैं। लाखों वर्षों में गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना, इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा और 2400 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। समृद्ध मृदा अपरदन, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि से दृष्टि यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। वितरिकाएँ किसे कहते हैं? नदियाँ अपने निचले भाग में एक गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती। मान लीजिए नदी आ रही है तो यहाँ पे गाद जमा हो गया तो इधर बढ़ जाएगी, इधर बढ़ जाएगी, इधर से निकल जाएगी। ये इसी को वितरिकाएँ कहा जाता है। दो नदियों के बीच का भाग, इधर से नदी आई, इधर से नदी आई, ये बीच का जो भाग होता है
इसी को दोआब कहा जाता है। भाव और चिल्का झील भारत में ये इसका आंसर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह बैरन द्वीप पर स्थित है। द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर प्रायद्वीपीय पठार के दो मुख्य भागों के नाम है मध्य उच्च भूमि और दक्षिण पथ। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिणी क्रम में हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार? मालवा का पठार। भारत के उन महाद्वीपों के नाम बता जो प्रवाल भित्तिक है। लक्षद्वीप, लक्काद्वीप, मिनिकॉय एवं एमिन द्वीप। 1933 पर लक्षद्वीप का नाम क्या था? लक्काद्वीप। पश्चिमी घाट के उत्तरी शिखर का नाम लिखे। अन्नामुरी और डोडा बेटा मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंची शिखर का नाम लिखे। महेंद्रगिरी। भारतीय प्रायद्वीप की प्रमुख नदियां महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। सिंधु की सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ स्थित है? यह उड़ीसा में से बांगर तथा खादर में, जो पीछे हमने नहीं बताया यहाँ पे अब लिखा हुआ, अब आप देख सकते हैं। बांगर ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला भू मिट्टी है। इसकी मिट्टी में कंकर होते हैं और खादर में होते हैं। बाढ़ मैदान प्रतिवर्ष जमा होने वाली जलोढ़ मिट्टी वाली भूमि खादर कहलाती है। मैदानी पहाड़ी पट्टी बाढ़ मैदानों से ऊंचाई पर बनी होती है। उत्तर के मैदानों का एक हिस्सा है। यह मैदान पट्टी बाढ़ मैदानी तथा अथवा अस्तर पर बनती है। यह भी उत्तर के मैदानों का एक हिस्सा था। हमारे देश के किस प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है? हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाए जाते हैं। पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप समूह। भारत का निर्माण किस अन्य भूभागीय निर्माणों तथा संशोधनों द्वारा? भारत का निर्माण अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। विश्व की अधिकतर ज्वालामुखी एंड भूकंप संभावित क्षेत्र किनके किनारे पर स्थित है? प्लेटो के किनारे पर स्थित है। गोंडवाना भूमि किस प्रकार के? गोंडवाना भूमि सबसे प्राचीन का हिस्सा है। टेथिस सागर का निर्माण कैसे पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। बुरिद्रोणी का निर्माण क्या? टेथिस सागर, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया आपका। देहरादून, ये भी आपका रिपीटेड हो गया है। ये भी